बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 26 दिसंबर पाकिस्तान में जुमे की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर से डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 27। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले एहसन इकबाल साहब के साथ होने वाला सानहा। जो पिछली रात गुजरी है उसमें लेट नाइट 11th आवर एक प्रोग्राम है ARY का, वसीम बादामी उसे होस्ट करते हैं। उस पर जनाब एहसन इकबाल, जो शौक से अपने नाम के साथ प्रोफेसर प्रोफेसर भी लिखते हैं, वो हैं नहीं लेकिन वो लिखते हैं, और वो एक प्रोग्राम में बैठे थे 11th आवर में। प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने जो बातचीत की वो तो आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन अचानक से जब वो लाइव थे और भरपूर भाषण दे रहे थे तो अचानक से कोई कमरे के अंदर दाखिल होता है, बहुत ही बदतमीज़ी से उन्हें कहता है कि बंद करो इसे, और उसके साथ ही 6 वर्ड, अब ये 100% नहीं है लेकिन गौर से सुने तो ऐसे लगता है जैसे 6 वर्ड इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब उसे काफ़ी अपने व्लॉग्स में उसके ऊपर उन्हें दस्तरस भी है और उसको एक्सप्लेन भी करते रहते हैं। तो वही 6 वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। शटअप भी शायद इस्तेमाल होता है या नहीं, और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रह जाती, मतलब वो जो सामने फ़ोन होता है जिस पर एहसन इकबाल साहब लाइव होते हैं वो छीन लिया जाता है और या काट दिया जाता है उस प्रोग्राम को, और इंतहाई बदतमीज़ी और आप ये कहिए नामसाद किस्म के हालात एहसन इकबाल को पेश आते हैं। बस फिर क्या, कोई 5, 10, 15 मिनट गुजरते हैं, उसके बाद दोबारा से 11th आवर पर एहसन इकबाल आते हैं। अब जो दोबारा वो आते हैं 11th आवर के ऊपर वसीम बादामी के साथ, तो वसीम बादामी उनसे पूछते हैं कि क्या सब ठीक है, आपके साथ ये क्या हुआ हादसा, अचानक किसी ने आया और कहा कि इसे बंद करो, और वो जो आवाज़ आई इसे बंद करो, वो तो ऐसे ही लगा कि कोई सूबेदार, नायब सूबेदार, मेरे अजीज़ हमवतनों हो गया है। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई फ़ाइल वगैरह जो चौधरी साहब की हो, क्योंकि प्लानिंग मिनिस्ट्री में है, वो घर ले आए हों, उसे क्लियर ना करते हों, तो उन्होंने तंग आके किसी सूबेदार को भेजा हो कि जाएं। आजकल आपको पता ही है जो इन बेचारे, इनकी क्या, सारी सियासतदानों की जो कदर मंजिलत है वो आपको पता है, और नून लीग की हुकूमत और उनके वज़ीरों की क्या है वो आपको मेरे से ज़्यादा पता है। तो लगा यही कि कोई सूबेदार, नायब सूबेदार जो हैं वो आए हैं और उन्होंने आकर कोई बदतमीज़ी की है और इनको कहा कि बंद करो इसे, ये क्या कर रहे हो तुम। और उसके बाद वो 6 वर्ड और शट अप और उस तरह के अल्फाज वो पूरी तरह सुनाई नहीं दिए, इन दोनों लफ्ज़ जो हैं, लेकिन शायबा या सुनते हुए ऐसा ही लगता है कि शायद ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और ज़बरदस्ती फ़ोन जो है वो, बदतमीज़ी का लफ्ज़ भी उसमें कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि इस्तेमाल हुआ, और वो फ़ोन जो है वो ज़बरदस्ती उनसे छीन लिया जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है। अब जब वो वापस आते हैं तो वसीम बदामी उन्हें कहते हैं कि ये जो हादसा आपके साथ हुआ, हम नहीं पूछते कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन ऑल इज़ वेल। तो एहसन इकबाल जो हैं वो ज़ाहिर है कंपोज नहीं होते पूरी तरह से, लेकिन वो ये कहते हैं कि हाँ ऑल इज़ वेल। फिर वसीम बदामी कहते हैं कि चलें, हम आपसे ये नहीं पूछते कि क्या हुआ है। उस पर भी एहसन इकबाल एक्सप्लेन नहीं करते, वो बस सीधे मुंह से बैठे रहते हैं, और फिर बाकी मानदा टाइम टेलीविज़न पर किसी तरह से भी उड़े हुए चेहरे के साथ, कुछ लोग तो क्लेम कर रहे हैं उनकी तस्वीर दोनों शो से पहले की और बाद की रखकर कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर चोट लगी है, दिखा रहे हैं कि उन पर शायद तशद्दुद का निशान है, लेकिन ये अब ज़रूरी नहीं कि है या नहीं है। बहरहाल उसके बाद वो जैसे तैसे अपना प्रोग्राम पूरा करके बंद करते हैं। अब इस पर फिर लोगों ने तहकीक शुरू की, उस आवाज़ को जांचने की कोशिश शुरू की, और लोगों ने आवाज़ें निकाली, पिछले जो टीवी प्रोग्राम्स या यूट्यूब पर मौजूद आवाज़ें थी वो निकाली। तो वकास बहुत ही मैं ये कहूँगा कि कोना मश्क किस्म का सहाफ़ी है, ड्रॉप साइट के साथ काम करता है अमेरिका में। उसने थोड़ी देर के बाद ही ये स्टोरी जो है अपने ज़राए से फिर बताई कि ये कोई और नहीं, ये एहसन इकबाल साहब का छोटा बेटा महमूद उनका नाम है, महमूद साहब थे ये, और इन्होंने एहसन इकबाल के साथ बदतमीज़ी की है। और उनके मुताबिक ये पहली दफ़ा नहीं है, वो अक्सर एहसन इकबाल साहब के साथ, वालिद और बेटे का मामला है, हाँ, वो अक्सर पहले भी उनकी इनके साथ बदतमीज़ी होती रहती है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो ज़रा हद छुट भी हैं, थोड़े शायद उनकी तबीयत के अंदर तुरशी है या तशनगी है या जो भी आपने कहना है, और वो अक्सर इस तरह के मामलात के अंदर उनकी इंटरेक्शन शायद पहले भी रही है। अब क्योंकि ये बहुत निजी किस्म का मामला है बेटे और बाप का, तो हम उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम सिर्फ टेलीविज़न पर जो हुआ वहीं तक रहेंगे। हालांकि स्टोरीज़ तो और भी उनकी ज़ाती लाइफ पर, दूसरी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़ उनके बेटे की ज़ाती लाइफ पर वकास साहब ने और दूसरे लोगों ने ट्वीट की, डिटेल दी, लेकिन हम उसमें फ़िलहाल जाना जो है वो मुनासिब नहीं समझेंगे। कल को ये कहेंगे कि मैंने ये प्रोपेगेंडा किया, तो इसको वहीं पर छोड़ देते हैं। हम सिर्फ उतनी बात करते हैं जो एहसन इकबाल साहब के साथ टेलीविज़न पर हुई। अब अगर तो ये बेटे ने की है तो ये भी अफसोसनाक है, जैसे लाइव टेलीविज़न के ऊपर उनके साथ ये किया गया। लेकिन अगर बेटे ने नहीं की
और वाकई किसी नायब सूबेदार ने ये की है। वकास साहब तो कहते हैं कि आवाज़ जो है वो पहचान ली गई है और ये महमूद की आवाज़ ही है जिसने कहा है कि बंद करो और बदतमीज़ी की है, और ये सब कुछ उनके घर पर हुआ। अब पता नहीं वो नारोवाल में थे या इस्लामाबाद में थे, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन भारत अब आगे अगर चलें तो थोड़ी देर के बाद बहुत सारे सहाफ़ी, जिनको शायद एहसन इकबाल साहब ने खुद कहा होगा या उन्होंने उनसे अप्रोच किया होगा, उन्होंने फिर तरह तरह की तावीलें देना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि वो बच्चे खेल रहे थे तो बच्चों में से किसी ने एक दूसरे को कह दिया, हालांकि सब झूठ है। वो आपको भी सुनवाते हैं, अडल्ट वो जो है वो आवाज़ है, ये ज़रा सुनिए। वो भी तो आप पर तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी सुन लिया आपने, ये सब कुछ जो हुआ ये आपके सामने है। इसमें कोई बच्चे की आवाज़ नहीं है, ये बड़ा था जिसने आकर ये कैमरा छीना उनसे और उनको कहा कि ये बंद करो। अच्छा, एहसन इकबाल साहब के साथ ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें आज वो विक्टिम है और उनके साथ किसी और ने ज़्यादती की है, लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि माजी में ये ख़ुद भी बहुत हैबतनाक किस्म की और बहुत ही संगीन किस्म की हरकतें करते रहे हैं। एक दफ़ा ये मोटरवे पर जा रहे थे, गालिबन वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स में रुके कुछ लेने के लिए। वहाँ सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आई हुई एक फ़ैमिली थी जिनके बच्चे थे, औरतें थीं। उन्होंने इनको देख कर कोई इमरान खान जिंदाबाद या इनको कोई चोर चोर के नवाज शरीफ से रिलेटेड कोई नारे लगा दिए। इन्होंने हुकूमती अपना कंट्रोल इस्तेमाल किया और उस ख़ानदान की औरतों को लाहौर से ऑल द वे नारोवाल सफ़र करवाया। हालांकि हमारे माशरे में ऐसा नहीं करवाया जाता। औरतें आईं, औरतों ने आकर इनके घर पर माफ़ी मांगी क्योंकि इन्होंने उनके जो रिश्तेदार पाकिस्तान में थे और उन सबको ज़ाहिर धमकियाँ लगवाई पुलिस के थ्रू और बाकी सब। ये ज़ाहिर इल्ज़ामात हैं इन पर, इसका कोई डॉक्यूमेंट तो सामने नहीं है, इन पर ये इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने ये सब कुछ किया। वो औरतें आईं घर पर और उन्होंने इनसे माफ़ी मांगी। फिर यहीं नहीं रुके ये, अमूमी तौर पर कोई हमारे घर चल कर आ जाए तो हम फिर, आपको पता ही है हमारी रवायात का, और वो भी ख़वातीन, इन्होंने उसकी वीडियो और तस्वीर जारी की बाकायदा कि ये मुझसे देखें माफ़ी मांगने आए हैं। इसी तरह एक इनके हलके के किसी नौजवान ने जलसे के दौरान इनसे कोई सख्त सवाल या नारा शारा लगा दिया। उनके वालिद को बिठा के वीडियो के ऊपर उसके वालिद से माफ़ी मंगवाई, उस लड़के से माफ़ी मंगवाई और एक लंबी वीडियो जो है वो जारी करवाई। तो एहसन इकबाल साहब नाम के साथ तो प्रोफेसर लिखते हैं, लेकिन माजरत इस लफ्ज़ पर जो कहने लगा हूँ, बड़े कमीने किस्म के इंसान हैं जब ये ताकत में होते हैं और कोई आगे मजलूम होता है। अच्छा, अब ये जो भी सानहा एहसन इकबाल साहब के साथ उनके बेटे की वजह से या किसी की वजह से भी जो बदतमीज़ी उनके साथ लाइव हुई या उनके साथ तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, उसको तो छोड़ देते हैं। जब एहसन इकबाल इस टेलीविज़न प्रोग्राम में बातचीत कर रहे थे आज के, तो वो बात कर रहे थे रवायात की। एक तो वो तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा ग्रिल कर रहे थे कि इनका कोई सर पैर नहीं है, इनका लीडर ये कहता है, लीडर की बेगम ये कहती है, बहन ये कहती है, लीडरशिप बाकी ये कहती है। तो पीटीआई के ऊपर बहुत तनकीद कर रहे थे। साथ ये भी कह रहे थे कि इनको कायदे आज़म के विजन से सीखना चाहिए, क्योंकि 25 दिसंबर कायदे आज़म की यौम पैदाइश, उसके ऊपर कह रहे थे कि इनको उनके विजन से सीखना चाहिए कि उन्होंने किस विजन के तहत पाकिस्तान बनाया था, ये सीखें और उसी के तहत यहाँ पर पॉलिटिक्स करें। तो हमें हमारा एक ट्वीट माजी में याद आया जो हमने एहसन इकबाल साहब को कायदे आज़म और उनके ख़ानदानी जो सियासत थी, इन कायदे आज़म की नहीं, एहसन इकबाल साहब की, कैसे कायदे आज़म दुश्मन किस्म की सियासत जो है वो एहसन इकबाल साहब का ख़ानदान करता था, इस पर मैंने एक ट्वीट किया था। अच्छा, अब मैंने तो मामला सारा सियासी किया था, जैसे आज भी मैंने आपको कहा कि उनके बेटे के बारे में भी बहुत सारे मामला जो हैं वो लोगों ने ट्वीट किए हैं जो ज़ाती नोयत के हैं, उन पर मैं बात नहीं कर रहा। मैंने जो कुछ टीवी पे हुआ वो बात की। ऐसे ही अगली बात भी जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो भी सियासी बात बताने लगा हूँ, इनके ख़ानदान की, ज़ाती नहीं। आप सबको पता है कि जो मिरास, अब ख़ानदानी यहाँ पर तो सियासी मिरास लोगों को मिलती है, पाकिस्तान में बड़े कम लोग होते हैं जो खुद से अपनी सियासत शुरू करते हैं। तो जो एहसन इकबाल हैं उनकी सियासत जो है वो आपा निसार फातिमा, जिनका कि बहुत ही एहतराम है, वो ज़ाहिर है वफ़ात पा चुकी हैं और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो एहसन इकबाल साहब की वालदा नहीं, हमारी भी वालदा हैं, हम सब उनका एहतराम करते हैं। वो जो ज़ियाउल हक थे, डिक्टेटर थे, जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी थी, पाकिस्तान की तबाही की थी, आइन तोड़ा था, मुल्क के साथ गद्दारी के मुर्तकब हुए थे आइन तोड़कर, वही जनरल ज़ियाउल हक साहब की किचन कैबिनेट का हिस्सा थी। कैबिनेट का नहीं, किचन कैबिनेट का। मीन उनके जो बहुत ही चंद करीबी लोग थे उनमें एक आपा निसार फातिमा थी। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती, क्योंकि अभी ये कायदे आज़म का विजन और कायदे आज़म ने पाकिस्तान कैसे बनाया, एहसन इकबाल ये बता रहे थे, तो आपको भी बताते हैं कि कायदे आज़म के साथ इन्होंने क्या किया था। आपा निसार फातिमा के जो वालिद मोहतरम थे, जी हाँ, आपा निसार फातिमा के जो वालिद मोहतरम थे, उनका नाम था चौधरी अब्दुल रहमान। जी, ये बड़ी कड़क किस्म की आप उनकी तस्वीर देखिए। अब दोबारा कोई ज़ाती बात चौधरी अब्दुल रहमान साहब पर हम नहीं कर रहे, ये भी वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह इनके भी दर्जात बुलंद करे। चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने 1946 में कायदे आज़म के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था। है ना मज़े की बात। अभी उनका जो नवासा है मीन एहसन इकबाल साहब, वो कायदे आज़म की स्ट्रेटजी और पाकिस्तान क्यों बना था ये हमें समझा रहे हैं।
हालांकि और फिर अगर तो एहसन इकबाल साहब की ज़ाती सियासत होती ना, मीन उन्होंने खुद से सियासत शुरू की होती, उनकी ज़ाती ये सारी तगोदा होती, तो फिर भी हम ये हवाला ना देते, क्योंकि वो अपनी सियासी मिरास उन्होंने हासिल की आपा निसार फातिमा मरहुमा से, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और आपा निसार ने ज़ाहिर है अपने वालिद मोहतरम चौधरी जो अब्दुर्रहमान हैं उनसे हासिल की। तो ये चौधरी अब्दुर्रहमान साहब की सियासत जो है वो आखिर पर एहसन इकबाल साहब को जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। अब चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने इलेक्शन लड़ा जलंधर से, जो अब इंडियन पंजाब के अंदर है, उस वक्त तो लार्जर इंडिया था। ये 1945 1946 का वो जो इलेक्शन है उसकी बात हो रही है। और उनको हराया किसने? ज़ाहिर उन्होंने कायदे आज़म के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मतलब कायदे आज़म की जो मुस्लिम लीग थी, कायदे आज़म जिसको लीड कर रहे थे उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। और कायदे आज़म की तरफ से जो कैंडिडेट थे उनका नाम था मियाँ अब्दुस्सलाम। मियाँ अब्दुस्सलाम के भतीजे इस वक्त वो भतीजे कह लें या आप ये कहें कि अली जो हमारे एक MNA हैं अली सरफराज, मियाँ अली सरफराज, उनके आप उन्हें दादा समझिए, मीन उनके दादा के वो भाई हैं। अब्दुस्सलाम जो है वो मियाँ सरफराज साहब जो है उनके वो आप ये कहिए कि उनके वालिद के वो भाई हैं। तो अली सरफराज के आप ये समझिए कि दादा के सगे भाई मियाँ अब्दुस्सलाम साहब जो हैं उन्होंने हराया था चौधरी अब्दुर्रहमान को। चौधरी अब्दुर्रहमान पाकिस्तान बनने के भी ज़ाहिर है सख्त खिलाफ थे, इसलिए कायदे आज़म के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। और वो कायदे आज़म के भी सख्त खिलाफ थे, कायदे आज़म की स्ट्रेटजी के भी खिलाफ थे, कायदे आज़म के ख्यालात के भी खिलाफ थे, कायदे आज़म का जो पाकिस्तान बनाने का नज़रिया था उसके भी खिलाफ थे। और जो मियाँ अब्दुस्सलाम थे वो कायदे आज़म की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे लुधियाना से, अपना जलंधर से। तो वहाँ पर उन्होंने 1945 1946 में सख्त तरीन शिकस्त दी थी चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को, जो नाना थे अपने एहसन इकबाल साहब के। और आज एहसन इकबाल साहब बजाय इसके कि इस चीज़ के ऊपर शर्मिंदा हों कि उनकी जो मिरास है सियासी तौर पर, वो कायदे आज़म के भी खिलाफ थे और पाकिस्तान बनाने के भी खिलाफ थे, लेकिन आज वो भाषण दे रहे हैं बैठे हुए कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ को नहीं पता कि कायदे आज़म का जो है वो विजन क्या था और पाकिस्तान बनाने की स्ट्रेटजी क्या थी। और इनसे जब ये बात करते हैं तो हमेशा हमेशा कायदे आज़म का पाकिस्तान और ऐसी बातें करते हैं। हालांकि और भी मुझे हमारे अल्लाह उनको इज़्ज़त और इस्तकामत दे, हमारे सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब इस वक्त जेल में हैं और बड़ी मुश्किल जेल काट रहे हैं। एक दफ़ा उन्होंने एहसन इकबाल साहब का जो दाखिला था, प्रोफेसर भी अपने नाम के साथ लिखते हैं, तो इनका दाखिला शायद नहीं हो सका था स्कूल कॉलेज में पहले, फिर वो कैसे दाखिला करवाया गया, फिर ये बाहर कैसे पढ़ने गए, वो सारी दास्तान उन्होंने मुझे सुनाई। अगर वो मैं आपको सुनवाऊँ तो आज के दिन इनके लिए मज़ीद उसमें ज़ाहिर है कोई प्लेजेंट बात नहीं होगी, इसलिए उसको भी छोड़ देते हैं, उस डिटेल में नहीं जाते। लेकिन एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में उन चंद मेरे ख्याल से मुनाफिक सियासतदानों में से हैं जो बड़ा मुंह भर के कायदे आज़म का नाम लेंगे, पाकिस्तान का लेंगे, उनके नज़रिए का लेंगे, लेकिन खुद जब हम आपके सामने मामलात रख रहे हैं तो इनकी अपना जो इनकी ख़ानदानी मिरास है वो कायदे आज़म के ख़िलाफ़ खड़ी थी। अब पिछली दफ़ा मैंने ये जब सारी स्टोरी ट्विटर के ऊपर ट्वीट की तो एहसन इकबाल साहब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने ये ज़ाती हमला किया है। मैंने तब भी उनको बताया कि नहीं, मैंने ये आप पर ज़ाती हमला नहीं लगा। और उसके बाद इन्होंने बड़ी गाली गलोच और घटिया किस्म की वापस जो है मेरे पर ज़ाती कमेंट्री की। मैं एहसन इकबाल साहब दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने चौधरी अब्दुर्रहमान साहब की ज़ातियात के ऊपर आज भी बात नहीं की, वो कैसे इंसान थे, अच्छे बुरे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए वो वफ़ात पा चुके हैं, मोहतरम है, मैंने उनके लिए दुआ भी की। आपकी वालदा मोहतरमा, मैंने कहा कि वो हमारी भी वालदा मोहतरमा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी भी जो सियासी वाबस्तगी थी ज़ियाउल हक के साथ, उस पर बात की कि वो किचन कैबिनेट का हिस्सा थी। आगे आपकी भी ज़ात पर बात नहीं की, आपके बेटे का जो आज आपके साथ वकास साहब के मुताबिक हादसा हुआ है उनकी भी ज़ाती ज़िंदगी पर हमने बात नहीं की, उनकी भी आपके साथ जो इंटरेक्शन हुआ पब्लिक में उसी पर बात की। लेकिन एहसन इकबाल साहब, मैं पहले से आपको प्रेडिक्ट कर देता हूं कि ये जो उनके नाना की मैंने आपको कहानी सुनाई है, इसके बाद फिर मुझ पर हमला करेंगे और घटिया और गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और फिर से कहेंगे कि मैंने ज़ाती हमला कर दिया। हालांकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ खालिस्तन सियासी बात की है। इनकी जो सियासी वाबस्तगी है या जहाँ से इनकी सियासत को जाग लगा है वो आपको बता रहा हूं कि जलंधर में इनके नाना ने कायदे आज़म मुखालिफ इलेक्शन लड़ा था। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट का आज से आगाज़ कर रही है और आज जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो आज पहुंच रहे हैं लाहौर। उसके लिए 11 बजे सुबह जो दिन है उसमें वो शुरू करेंगे, रावलपिंडी डिवीज़न के लोगों के साथ चक्री के मकाम पर वो मिलेंगे और फिर वहाँ से सारे इकट्ठे होकर पहुँचेंगे वो लाहौर। लाहौर में डिफरेंट जगहों पर उन्होंने जाना है।
हमारे डिफरेंट तंजीमी लोगों, कारकुनान और दूसरे लोगों से उनकी मुलाकात भी होगी। उसके साथ साथ वो करामत खोखर साहब के उनके घर भी जाना है उन्होंने। करामत खोखर साहब बहुत ही सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिशियन हैं, मेंबर असेंबली भी रहे हैं मुतअद्दिद बार। तहरीक इंसाफ लाहौर के लिबर्टी चौक पर भी रात 9 बजे की कॉल दी हुई है, और अब देखना होगा कि वहाँ पर पुलिस क्या सलूक करती है। माजी में तो बहुत बुरा सलूक होता रहा। उसी लिबर्टी चौक की ही वो फुटेज थी जो हमने पिछले व्लॉग में आपको दिखाई, जो शहरबानो नकवी, जी हाँ वही शहरबानो नकवी जिन्होंने डॉक्टर अली से, जैन अली जो हैं उनसे भत्ता वसूल किया, ज़बरदस्ती वो पैसा वसूल करके उस पेशेंट को दिलवाया। वही शहरबानो नकवी जो है वो वहाँ पर तशद्दुद करवा रही थी हमारे वर्कर्स को और वहाँ से गिरफ़्तार करवा रही थी। वही फुटेज और तस्वीर हमने आपके सामने रखी थी। उसी लिबर्टी चौक पर 9 बजे की ये कॉल है। दूसरी तरफ मैंने अभी आपको बताया करामत खोखर साहब बड़े सीनियर जर्नल अपना सियासतदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी। रात पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा क्योंकि सुहेल अफरीदी ने वहाँ पहुँचना है और कहा जा रहा है कि शायद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बदतमीज़ी भी वहाँ पर हुई। तो ये सूरत हाल है जो लाहौर के अंदर है। देखते हैं, अच्छी बात है, ये मूवमेंट, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो रहा है, लाहौर से हो रहा है, बहुत ही खुशाइंद है। अगर इनमें ज़रा सी भी अकल हो और होश हो तो खैबर पख्तूनख्वा से एक कबाइल से बिलोंग करने वाला यंग चीफ मिनिस्टर पंजाब आ रहा है, तो उन्हें पंजाब में ऐसा ही महसूस होना चाहिए कि वो अपने सूबे में हैं। देखते हैं, लेकिन अकल तो हमारे जो बड़े चौधरी साहब हैं उनकी बात कर लें, या नीचे जो उन्होंने मलका लगाई हुई हैं उनकी बात कर लें। अकल तो पूरी पूरी है और आपने सुनी रखा है, अकल ना हुए थे मौजा ही मौजा। आगे हाफिज़ हमदुल्ला, मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी के बड़े एक जय्यद किस्म के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, ये सारे मेट्रो बस की सवारियां हैं और वज़ीर आज़म इसका ड्राइवर है। वापस पर मतियुल्लाह जान जो एंकर हैं वो उन्हें पूछते हैं कि आपने इतना बड़ा इख्तियार दे दिया। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तो बेचारा ड्राइवर भी नहीं है, आपने मेट्रो बस का उसे ड्राइवर बना दिया कि अपनी मर्जी से बस चला रहा है। तो आगे से हमदुल्ला साहब ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, आपने सुना नहीं, मैंने मेट्रो बस का ड्राइवर बनाया। इनकी रेंज इस्लामाबाद के आखिरी स्टॉप तक है, ये पिंडी से यू टर्न लेकर वापस आ जाते हैं, ये आगे नहीं जा सकते। मतलब वो उसमें उनका मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा जी, अब एक तरफ स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो रही है, दूसरी तरफ जो चंद सहाफ़ी हैं जिन्हें जर्नैली किस्म के सहाफ़ी समझा जाता है, उनकी अब 2 की स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि दूसरी तरफ मामला क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले, हुकूमत अगर मान भी ले कि शाह महमूद कुरैशी समेत कोट लखपत के असीरान को इमरान खान से मिलवाया जाए, तो बज़ाहिर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। इमरान खान स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर चुके हैं। पीटीआई रहनुमा के मुताबिक यौम स्याह पर सिर्फ 8 लोग निकले। ये किसी और पीटीआई रहनुमा की बात कर रही, जिसका नाम नहीं बता रही। अडयाला के बाहर 50 लोग अलीमा खान के साथ जाते हैं। ये भी ज़रा गौर कीजिए, नंबर दोनों गौर कर लीजिए। कोई मज़ाहमत करने को तैयार नहीं, तंजीम बिखर चुकी है, सिर्फ इमरान खान खड़ा है और वो जेल में है। अब ये सारी बातें सुन के ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये एंटी इमरान खान कोई सियासतदान है या ऐसा सहाफ़ी है जो सियासतदान नमा सहाफ़ी है। या आपको ये भी लगा होगा कि शायद मुस्लिम लीग नून के किसी मोहतरम की ये स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सहाफ़ी की स्टेटमेंट तो अगर आप गौर करें कि इमरान खान स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर चुके हैं। पीटीआई के एक रहनुमा के मुताबिक यौम स्याह पर सिर्फ 8 लोग निकले। अडयाला के बाहर 50 लोग अलीमा खान के लिए जाते हैं। कोई मज़ाहमत करने को तैयार नहीं, तंजीम बिखर चुकी है, सिर्फ इमरान खान खड़ा है। तो सारी इमरान खान मुखालिफ और पीटीआई के लोगों का मोराल गिराने के लिए जो है वो सारी स्टेटमेंट है। तो कौन दे सकता है, ज़रा बूझो तो जाने। अब आप में से जिसने बूझा होगा वो मुस्कुरा दें, क्योंकि ये हमारी बहुत ही मोहतरम आसमा शराजी साहबा। अच्छा, इन पर भी एहसन इकबाल की तरह इनके प्रोफेशनल काम की तनकीद करें तो ये फ़ौरन औरत कार्ड और मिसाजिनिस्ट, हमें ये फ़ौरन मिसाजिनिस्ट कहते हैं और औरत कार्ड। ना हम इनकी कभी मतलब इनके जेंडर पे बात करते हैं, ना इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर बात करते हैं, ना इनकी शबाहत पर बात करते हैं, ना इनकी माशरत पर बात करते हैं, कोई बात नहीं। हम सिर्फ इनका जो जर्नलिज्म है जिसमें ये नवाज़ शरीफ की मुँह बोली सहाफ़ती बेटी लोग इन्हें गिरदानते हैं, वो इनकी जर्नलिस्टिक बात पर बात करते हैं, जैसे अभी आपके सामने रखा। अच्छा, अब इनका तज्जिया आपने सुना, आगे चलिए ज़रा। ताकतवर हलकों पर पीटीआई की किसी तहरीक का कोई दबाव नहीं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो रास्ता बना लिया, जो ताकत और एतमाद वो जाहिर कर रही है, इसके बाद ये सोचना भी अब नॉर्मल है कि इस पर किसी किस्म का दबाव है। इस निज़ाम की नज़रें बहुत दूर तक हैं, बल्कि इमरान खान को चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के मज़ीद सख्त रवैये की तवक्को रखें। ये भला कौन कह रहा होगा? ये आसमा शराजी साहबा की स्टेटमेंट नहीं, ये किसी और की, इसका ज़रा गैस कीजिए। जी, अगर आपने सही किया है तो मुन्ना मुनीफ फ़ारूक, वही मुन्ना मुनीफ फ़ारूक जो हाल ही में मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर छोड़ा गया है। अब पता नहीं वो नून लीग की तरफ से छोड़ा गया है या अंदर से, इदारे के अंदर से किसी ने छोड़ा है, लेकिन आजकल वो बार बार हमले कर रहे हैं मेजर जनरल फैसल नसीर पर। वही मुनीफ फ़ारूक ये कह रहे हैं। आगे सुनिए तीसरी स्टेटमेंट। पीटीआई वाले अगर मज़ीद मुज़ाहमत की तरफ जाएंगे तो इसके नताइज भी देख लेंगे। पीटीआई की 8 फरवरी की तारीख भी थोड़े दिनों में
8 मार्च होगी और फिर रमज़ान आ जाएगा। ये आप शायद गैस ना कर सके, ये महमूद मौलवी साहब की स्टेटमेंट है। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को अगर आप इकट्ठा करें तो इन तीनों का मतलब ये है कि पीटीआई ख़त्म हो चुकी, पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट चलने से पहले ही ख़त्म हो चुकी, कोई पीटीआई के पास ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हो चुकी हुई है बहुत सारी, और पीटीआई और अवाम जो है वो इसी तनख्वाह पर काम करे और सरेंडर कर दे और माइनस इमरान खान कर दे। ये इस सारी तीनों स्टेटमेंट्स का पर्पस है। अच्छा, अब अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो फिर इनको इतनी परेशानी क्यों है लाहौर में चौधरी करामत जो 80 साल बुजुर्ग सियासतदान है उनको गिरफ्तार करने की, और जो पिछली पूरी रात से लाहौर के अंदर छापे मार रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है? फिर होने दें तहरीक इंसाफ को, बल्कि आप खुल के मौका दें ताकि उनको ये ना कहने का मौका मिले हमें तहरीक इंसाफ वालों को कि जी हमें तो हमारे पास जुल्म था इसलिए हमें तो मौका ही नहीं मिला काम करने का, अगर हम पर जुल्म ना होता तो हम लोग निकाल लेते। तो आप जुल्म ना करें ताकि पता चल जाए कि अवाम नहीं निकलती। आप सबको पता है कि आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते। हाँ, लोगों का कई दफ़ा मेरे सुनने वाले भी समझते हैं कि पता नहीं कब होगा, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जंग तो आपने 8 फरवरी को जीत ली थी, अब हाँ लंबी हो रही है। ऐसे कामों में जब आपने एक असूल के ऊपर, नज़रिए के ऊपर खड़े होकर आपने कोई भी कुर्बानी देनी हो या आपने किसी फ़ाइट को पिकअप कर लिया हो, तो फिर आपको वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। वक्त शायद इसमें लगे, लेकिन जीत आपका मुकद्दर है, क्योंकि आसिम मुनीर जो हैं वो तारीख की गलत सिमत खड़े हैं। उनका काम ख़राब होना ही होना है, वो आज हो कल हो, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ वो मिडल ईस्ट के अंदर कर रहे हैं, जो कुछ वो अमेरिका के साथ कर रहे हैं, जो कुछ वो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, वो मीडिया के साथ हो, वो इमरान खान के साथ हो, इमरान खान की ज़ौजा के साथ हो, इद्दत में निकाह वाले केस, जो कुछ भी आसिम मुनीर कर चुके हैं, लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि उनको डिफ़ीट होनी ही होनी। बस अब आप इंतज़ार कर सकें। सबसे ज़्यादा मुश्किल इंतज़ार तो इमरान खान के लिए वो जेल के अंदर है, लेकिन सोचें वो बहुत ही एतमाद के साथ, मतानत के साथ ये इंतज़ार कर रहे हैं। आप सबको भी करना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। और ये जो जर्नैली टाउट किस्म के सहाफ़ी हैं, ये जो आपकी उम्मीद तोड़ते हैं, ये सबसे ख़तरनाक, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सबसे ख़तरनाक हथियार है वो तब इस्तेमाल होता है जब आपकी उम्मीद टूटती है, जब ये आपको रियलाइज़ करने में कामयाब हो जाते हैं कि अब सब हमने कंट्रोल कर लिया, कुछ नहीं बदल सकता। वो चीज़ इमरान खान के नज़रिए के सबसे ख़िलाफ़ जाती है। जब तक आप अपनी उम्मीद नहीं टूटने देते तो आप यकीन कीजिए वो इनकी हार होती है। तो उम्मीद आपने नहीं टूटने देनी, बिल्कुल आपने हौसले में रहना है। अगली खबर क्विकली आपको दे दें, लड़ाई जो है वो संगीन होती जा रही है जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और मरीम नवाज़ के दरमियान। उसमें हाल ही में एहसन बून जो वकला का जो आसमा जहांगीर ग्रुप है या आजकल जर्नैली ग्रुप है, उसके वो रूहे रवां हैं, वो भी मैदान में आए हैं और जस्टिस आलिया नीलम के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने नून लीग को कहा है कि बंदे के पुत्र बन जाओ। उसके बाद नून लीग का जो सारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, उन्होंने जस्टिस आलिया नीलम और एहसन बून दोनों को दिन में तारे दिखाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि एहसन बून की औकात काउंसलर बनने वाली नहीं थी, इसको बार काउंसिल का मेंबर बना दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की औकात सेशन कोर्ट के जज की लगने वाली नहीं थी, इसको चीफ जस्टिस लगवा दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आप जैसे न्यूटन हजरात की खिदमात हासिल हैं। एहसन बून की डिग्री को भी जाली करार दे दिया। ये नून लीग का सोशल मीडिया दोनों के लते ले रहा है, दोनों को आड़े हाथों ले रहा है। ये लड़ाई भी अगले दिनों में मैं बढ़ती हुई थोड़ी सी देख रहा हूँ, शायद बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा की जो नट बोल्ट कसे जा रहे हैं वो कहीं और से कसे जा रहे हैं। जो जस्टिस आलिया नीलम साहबा को अचानक पंजाब गवर्नमेंट में बहुत कुछ बुरा लगना शुरू हो गया है, उसकी भी वजूहात कहीं और हैं, वहीं पर हैं जहां उलमा कराम की स्टेटमेंट की वजूहात हैं। बाकी आप सब बहुत ही समझदार हैं। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथी जर्नैल क्या गेम खेल रहे हैं, आने वाले दिनों में ज़रा ये इसको ज़रा ओपन अप होने दें। हम भी इसको देखेंगे, आप भी इसको देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो मामला जो है वो गंभीर और फंसा हुआ है। अब जल्दी से दो खबरें आपके सामने और रख दें। एक खबर तो इंटरनेशनल मीडिया से है, क्योंकि पाकिस्तान में वो खबर कहीं पर नज़र ही नहीं आई। इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि 50 साल के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान शराब की एक्सपोर्ट दोबारा कर रहा है। जी हाँ, इंटरनेशनल मीडिया ने बाकायदा इंटरव्यूज़ भी दिखाए हैं, प्रोडक्शन होती भी दिखाई है और एक्सपोर्ट होते भी दिखाई है। उन्होंने मरी ब्रूरी नामी कंपनी, जो पाकिस्तान में बहुत पुरानी कंपनी है, उनकी मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ भी दिखाए, जिन्होंने कहा कि 1970 में ये पाबंदी लग गई थी, लेकिन उसके बाद अब फील्ड मार्शल साहब की जो हुकूमत है, इसमें उन्हें शराब एक्सपोर्ट करने के दोबारा लाइसेंस मिले हैं और उन्होंने शराब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। अब ये खबर अगर तो अच्छी खबर है तो फिर ये हैरानी की बात है कि पाकिस्तानी मीडिया को इसकी सादत क्यों नहीं मिली, और अगर ये बुरी खबर है तो फिर ये इंटरनेशनल मीडिया तक कैसे पहुंची और ये सब कुछ क्यों हुआ, ये फैसला मैं इसका आप पर छोड़ता हूं, इसके ऊपर मैं मजीद तज्जिया नहीं करता। अगली खबर वो बहुत ही मज़े का खेज खबर है, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब ने लीबिया में खड़े होकर
लीबिया में ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को, पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को ये कहेंगे कि वो लीबिया में आकर इन्वेस्ट करें। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, गलत नहीं सुन रहे। मुझे भी पहले यही लगा था। मैं हैरान हुआ कि वही फील्ड मार्शल जो SIFC बना रहे थे और कह रहे थे कि हमने मिडल ईस्ट से $100 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आनी, आया धेला भी नहीं, नुल, बिल्कुल जर्मन में नुल, सिफर को कहते हैं, तो नुल जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ से आई। और 25 अरब भी नहीं, मतलब 100 अरब क्या, 25 भी नहीं, 5 भी नहीं, 1 अरब भी अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं आई। लेकिन वो लीबिया में खड़े होकर कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी जाकर लीबिया में इन्वेस्ट करेंगे। बड़ी मजाकिया ने वैसे फील्ड मार्शल साहब, मेरी समझ से बाहर है कि पल्ले धेला नहीं और करते मेला मेला फिर रहे हैं। खुद हम इन्वेस्टमेंट ढूंढते फिर रहे हैं हर तरफ, और उनको हम कह रहे हैं कि हम आपके घर पर इन्वेस्ट करेंगे। वैसे बहुत ही खोचल हैं हम लोग भी, जिसको टोपी पहनाते हैं उसको ऐसी टोपी पहनाते हैं कि उसको खुद समझ नहीं आती कि किधर जाएं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये अल्ताफ़ भाई ने तो बहुत ही खूब कहा था कि उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। इसको हरामीपन से क्या मुल्क चला करते हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।